क्या आपको लगता है कि मालदीव्स सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से डूब रहा है? अक्सर हमें यही सुनते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, राइजिंग सी लेवल्स, ग्लेशियर्स का पिघलना, और हाँ, ये सब सच है। लेकिन अगर हम थोड़ा और गहराई देखें, तो पिक्चर सिर्फ इन्वायरमेंट तक लिमिटेड नहीं है। इस कहानी में पानी के साथ-साथ पैसा और पॉलिटिक्स भी शामिल है। और जब ये तीनों चीजें एक साथ काम करती हैं, तब एक पूरा देश धीरे-धीरे नीचे खींचने लगता है। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मालदीव्स का फ्यूचर सिर्फ क्लाइमेट चेंज से नहीं, बल्कि इकोनॉमिक प्रेशर और जियोपॉलिटिकल पावर प्ले से भी कैसे इम्पैक्ट हो रहा है। सबसे पहले मालदीव्स की जियोग्राफी को समझना जरूरी है। मालदीव से इंडियन ओशियन के बीच में फैला हुआ एक आइलैंड नेशन है, जिसमें 1200 से ज्यादा छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ये आइलैंड्स दिखने में जितने खूबसूरत हैं, उतने ही फ्रेगाइल भी हैं। एवरेज हाइट सिर्फ 1 मीटर है सी लेवल से। लगभग 80% आइलैंड्स तो 1 मीटर से भी कम ऊंचे हैं। और जो सबसे ऊंचा नेचुरल पॉइंट है, वो भी सिर्फ 2.4 मीटर का है। सोचिए, जब किसी देश की जमीन ही इतनी नीचे हो, तो थोड़ा सा भी सी लेवल राइज कितना बड़ा थ्रेट बन सकता है। इसी वजह से मालदीव्स को दुनिया की सबसे वल्नरेबल कंट्रीज में गिना जाता है। साइंटिस्ट्स के मुताबिक 2050 तक सी लेवल 30 से 50 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है, जिससे मालदीव्स की 77% लैंड एरिया खतरे में आ जाएगी। और अगर हम ईयर 2100 की बात करें, तो 50 से 100 सेंटीमीटर राइज के सिनेरियो में ऑलमोस्ट पूरा मालदीव से थ्रेटन हो सकता है। अब नेचुरल सवाल उठता है, ये सी लेवल राइज क्यों हो रहा है? क्लाइमेट चेंज इसका सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और समुद्र का पानी का वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की वजह से बढ़ रहा है। मालदीव्स में पिछले कुछ डिकेड्स से सी लेवल 97 से 117 मिलीमीटर पर ईयर के रेट से बढ़ा है, जो ग्लोबल एवरेज से बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ पानी का सी लेवल नहीं है। इस पूरे सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंट हिस्सा है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स मालदीव्स के लिए नेचुरल ब्रेक वाटर का काम करते हैं। ये वेव्स की एनर्जी को अब्जॉर्ब करती हैं और आइलैंड्स को इरोजन से बचाती हैं। लेकिन ये रीफ्स खुद डेंजर में हैं। 2016 के कोरल ब्लीचिंग इवेंट में मालदीव्स के 60 से 75% कोरल्स मर गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि समुद्र का पानी ज्यादा गर्म हो गया था। और जब रीफ्स वीक हो जाती हैं, तो वेव्स डायरेक्टली आइलैंड को हिट करती हैं। वाधो एटल का एग्जाम्पल देखिए। वहाँ 42% आइलैंड्स का लैंड एरिया इरोजन की वजह से कम हो चुका है। यहाँ तक तो ये एक स्ट्रेट क्लाइमेट चेंज स्टोरी है। लेकिन अब एक इम्पोर्टेंट सवाल उठता है, अगर मालदीव्स इतना वल्नरेबल है, अगर सी लेवल राइज और इरोजन इतना बड़ा थ्रेट है, तो फिर मालदीव्स इतने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स क्यों कर रहा है? आर्टिफिशियल आइलैंड्स जैसे हलियों में क्यों बनाए जा रहे हैं? वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट को इतना एक्सपैंड क्यों किया जा रहा है? यह कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ सरफेस पर लगता है, असल में इसका जवाब मालदीव्स की इकोनॉमी में छुपा है। मालदीव्स की पूरी इकोनॉमी का बैकबोन है टूरिज्म। 2024 में टूरिज्म सेक्टर ने मालदीव्स को $5.6 बिलियन का रिवेन्यू दिया। ये जीडीपी का लगभग 25 टू 30% डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है, और इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट पूरी इकोनॉमी इसी पर टिकी हुई है। 2024 में मालदीव्स में लगभग 2 मिलियन टूरिस्ट्स आए। रिजॉर्ट्स ने टूरिज्म रिवेन्यू का 83% जनरेट किया। लेकिन ये लग्जरी टूरिज्म मॉडल सस्ता नहीं है। आर्टिफिशियल आइलैंड्स, एयरपोर्ट्स, ब्रिजेस, रिजॉर्ट्स, सब कुछ मैसिव इन्वेस्टमेंट मांगता है। और मालदीव्स के पास इतना पैसा खुद से नहीं था, इसलिए सोल्यूशन आया फॉरेन लोन्स। 2024 के एंड तक मालदीव्स का टोटल एक्सटर्नल डेट लगभग $9.4 बिलियन के आसपास पहुंच चुका था। इस डेट का ओवरऑल हाफ शेयर चाइना और इंडिया के पास है, जो मालदीव्स के सबसे बड़े लेंडर्स हैं। 2024 में मालदीव्स का डेट टू जीडीपी रेशो 62% तक पहुंच गया। चाइना का लोन लगभग $1.37 बिलियन का है, जो मालदीव्स के टोटल एक्सटर्नल डेट का 20% बनता है। चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज, सिनामेल ब्रिज, एयरपोर्ट एक्सपेंशंस, ये सारे प्रोजेक्ट्स चाइनीज कंपनीज ने बनाए, चाइनीज बैंक्स के लोन से। शुरू में ये लोन लो इंटरेस्ट पर मिले, लेकिन अब रीपेमेंट का प्रेशर क्लियरली दिखने लगा है।
2024 में मालदीव्स ने $424 मिलियन सिर्फ डेट रीपेमेंट में दे दिए। 2025 में ये अमाउंट ऑलमोस्ट डबल होने वाला है और 2026 में तो सिचुएशन और भी सीरियस हो जाती है। $1.1 बिलियन का रीपेमेंट ड्यू है 2026 में, जिसमें नवंबर 2026 में $100 मिलियन का इमीडिएट पेमेंट भी शामिल है। इस पॉइंट पर आप सोच रहे होंगे, ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या होती है? अगर सिंपल शब्दों में समझे, जब एक छोटा देश बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फॉरेन लोन्स लेता है और धीरे धीरे इतना कर्ज हो जाता है कि रीपे करना मुश्किल हो जाए, तो लैंडर्स रिलीफ देते हैं, लेकिन बदले में कंट्रोल मांगते हैं। जैसे श्रीलंका का हम्बेंटोटा पोर्ट। मालदीव्स के केस में भी वार्निंग साइंस दिख रहे हैं। वेलाना एयरपोर्ट का $1 बिलियन एक्सपेंशन डेट प्रेशर की वजह से स्लो हो गया। वर्ल्ड बैंक ने मालदीव्स को हाई रिस्क ऑफ डेट डिस्ट्रेस कैटेगरी में डाल दिया है। 2025 में चाइना ने मालदीव्स को डेट रिलीफ दिया, रीपेमेंट को 5 साल के लिए रीशेड्यूल किया, लेकिन ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। इंडिया ने भी मालदीव्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, लेकिन डेट का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि टूरिज्म रेवेन्यू पर भी स्ट्रेन आ रहा है। मालदीव्स को हर साल लगभग $1 बिलियन का फ्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है, जो फॉरेन रिजर्व्स को और ड्रेन करता है। ये इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी डायरेक्टली पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। मालदीव्स जैसे छोटे आइलैंड नेशन के पास डेवलपमेंट के ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। फॉरेन हेल्प चाहिए, लेकिन हर हेल्प के साथ स्ट्रिंग्स अटैच होती हैं। 2023 में प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़्ज़ू पावर में आए। उनका कैंपेन था इंडिया आउट। इंडियन मिलिट्री पर्सोनल को मालदीव्स से निकाला गया। मुइज़्ज़ू का पहला स्टेट विजिट चाइना था। वहां 20 एग्रीमेंट्स साइन किए गए। चाइना से मिलिट्री एड और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिला, लेकिन 2024-25 में सिचुएशन बदलने लगी। डेट प्रेशर बढ़ने लगा, रीपेमेंट्स का लोड क्लियरली फील होने लगा। इसके बाद पॉलिटिकल टोन में शिफ्ट आया। जुलाई 2025 में प्रेसिडेंट मुइज़्ज़ू ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मीटिंग की, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन को रिवाइव किया, इंडिया को ट्रस्टेड फ्रेंड कहा। ये फ्लिप फ्लॉप दिखाता है कि कैसे इकोनॉमिक प्रेशर फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है। एक तरफ चाइना ब्रिजेस और लोन देता है, दूसरी तरफ इंडिया एड और सपोर्ट देता है, और बीच में मालदीव्स की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज होती रहती है। अब अगर हम पूरी पिक्चर को जोड़कर देखें, तो मालदीव्स का सिंकिंग सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस नहीं लगता। क्लाइमेट चेंज से सी लेवल राइज हो रहा है, कोरल रीफ्स डैमेज हो रही हैं, इरोजन बढ़ रहा है, साथ ही डेट की वजह से इकोनॉमी अनस्टेबल हो रही है, टूरिज्म पर ओवर डिपेंडेंस है, और अगर रीफ्स और इन्वायरमेंट डैमेज हुआ तो टूरिस्ट्स भी कम हो सकता है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और फॉरेन इन्फ्लुएंस लॉन्ग टर्म प्लानिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं। एक गवर्नमेंट चाइना के साथ, दूसरी इंडिया के साथ, पॉलिसी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। हुलियो मेल जैसे आर्टिफिशियल आइलैंड्स अडेप्टेशन के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी का इशू है। मेल पहले ही दुनिया के सबसे क्राउडेड सिटीज में से एक है। सी लेवल राइज के साथ डिस्प्लेसमेंट का रिस्क और बढ़ जाता है। अगर ग्लोबल वार्मिंग 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचती है, तो ऑलमोस्ट सारे कोरल्स खत्म हो सकते हैं। इसका मतलब फिशरीज कोलैप्स, टूरिज्म कोलैप्स, और फिर डेट रीपे करने के लिए और ज्यादा प्रेशर टूरिज्म पर आएगा। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। तो अब ये सवाल दोबारा पूछना जरूरी है, क्या सिर्फ क्लाइमेट चेंज को ब्लेम करना काफी है? जवाब है नहीं, क्योंकि डेट फंडेड कंस्ट्रक्शन एनवायरनमेंट को और ज्यादा हार्म करती है। ड्रेजिंग से नेचुरल सैंड फ्लो डिस्टर्ब होता है, पोर्ट्स और लैंड रिक्लेमेशन से इरोजन और बढ़ता है। हिमांडू आइलैंड का एग्जाम्पल देखिए, पोर्ट कंस्ट्रक्शन के बाद इरोजन नोटिसेबली बढ़ गया। जब एक छोटा देश अपनी एसेट्स से ज्यादा लोन्स ले लेता है, तो डिसीजन से धीरे धीरे लैंडर्स के फेवर में जाने लगते हैं। 2026 में जब $1.1 बिलियन रीपेमेंट ड्यू है और फॉरेन रिजर्व्स सिर्फ $600 to $700 मिलियन के आसपास है, तो सोल्यूशन क्या बचता है? बोरोइंग टू रीपे बोरोइंग। अंत में अगर सब कुछ जोड़ कर देखें, तो मालदीव्स का फ्यूचर सिर्फ राइजिंग सी लेवल से नहीं डूब रहा। ये एक ट्रिपल प्रेशर की कहानी है, पानी, पैसा और पावर की। जियोग्राफी पर एनवायरनमेंट का प्रेशर, इकोनॉमी पर डेट का बोझ, और पॉलिटिक्स पर बड़े नेबर्स का इन्फ्लुएंस। ये तीनों मिलकर धीरे धीरे एक डूबते हुए पैराडाइज की कहानी लिख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।